वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे चैप्टर का नेम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये आपके दो वर्ड से मिलके बनी है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस को करा रहे हैं या केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन भी देख सकते हो। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which involves the study of interconversion of electrical energy and chemical energy। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएं और केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करें। तो वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब देखिए जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे होते हैं ये जनरली आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, एक आपका होता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो देखो अगर हम लोग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की बात करें बेटा, तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस आपके ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप होते हैं, मीन्स जिनको हम लोगों को कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ये लेस देन 0 होती है या नेगेटिव होती है। ठीक है, अब ये डेल्टा जी क्या है बेटा, तो डेल्टा जी होती है आपकी गिव्स फ्री एनर्जी। तो आप लोगों ने क्लास 11th में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने इस टर्म के बारे में ज़रूर देखा होगा। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन आपके ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे जिनमें हम लोगों को कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी और वो अपने आप होंगे। वहीं पे अगर हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बात करें, अच्छा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के एग्जांपल को देख लो। तो देखिए रस्टिंग, तो देखिए रस्टिंग आपका नेचुरली होता है कि नहीं होता, इसके लिए आप कोई भी रिएक्शन नहीं कराते हो, ये अपने आप हो जाता है। इसी तरीके से अब हम लोग जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस आपकी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होंगी जिनमें आप लोग क्या करोगे, एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड कराओगे और तब जाकर के हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे आपकी जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 0 होती है, दैट इज पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज को और ध्यान में रखना कि जब भी मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस हम लोग देखेंगे वो सारी की सारी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होंगी। और रेडॉक्स रिएक्शन को आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, शायद आप लोग भूल गए हो। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, आपकी ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे हो, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो वो सारी रिएक्शंस आपकी क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे कंडक्टेंस से रिलेटेड कैलकुलेशंस होंगे, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे या बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जिसमें ज़्यादातर आप लोगों को ये वाला पोर्शन पहले देखने को मिलता है,
देन ये वाला देखने को मिलता है। लेकिन दोनों ही पोर्शन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों पोर्शन से, ये जो आपके दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट से जो है एक एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो आप लोगों को कोई भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो है कंडक्टेंस वाले पार्ट को देखेंगे, देन हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है कंडक्टर्स को समझ लेते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है, बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर में हैं। और अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग नहीं समझोगे तो आगे जाकर के जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए जो है इन सारे टॉपिक्स को आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, तब जाकर के आप लोग जो है जो भी आपके कंडक्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे तब उनको आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करें तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो आपके क्या करते हो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हो, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसे सभी सब्सटेंस जिनके थ्रू हमारे चार्जेस फ्लो कर जाएं, वो सारे सब्सटेंस आपके क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, अल्युमिनियम, जिंक, पोटेशियम, ये सारे आपके क्या हैं बेटा, गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग जो है इंसुलेटर्स को देख लेते हैं। तो ऐसे सभी सब्सटेंस बेटा जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते, या ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू आपके जो चार्जेस हैं उनका फ्लो नहीं हो पाता, वो सारे सब्सटेंस आपके क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, रबर, ग्लास, वुड, वैक्स, ये सारे आपके क्या हैं बेटा, इंसुलेटर्स हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जितने भी हमारे कंडक्टर्स हैं ये सारे कंडक्टर्स क्या करते हैं बेटा, आपके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। अब जनरली आपका जो कंडक्शन है ये दो तरीके का होता है, ये आपके दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज मेटेलिक कंडक्शन एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और आयनिक कंडक्शन। देखिए जनरली अगर हम लोग कंडक्टर्स के टाइप देखें बेटा तो ये आपके दो तरीके के कंडक्टर्स होते हैं। पहला आपका मेटेलिक कंडक्टर जो मेटेलिक कंडक्शन को शो करता है, और दूसरा आपके क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं। इन्हीं मेटेलिक कंडक्टर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बेटा मेटेलिक कंडक्शन और आयनिक कंडक्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि इनमें कंडक्शन कैसे होता है। तो अगर हम लोग मेटेलिक कंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कंडक्शन होता है यह आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। वहीं पे अगर हम लोग आयनिक कंडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपका कंडक्शन हो रहा है ये आयंस के मूवमेंट की वजह से होता है। अब हम लोग जो है अपने सेकेंड पॉइंट को देखते हैं कि ये कहाँ पे अकर होता है। तो देखिए मेटेलिक कंडक्शन जो है आपका मेटल्स में अकर होता है। वहीं पे अगर हम लोग जो है आयनिक कंडक्शन के बारे में बात करें या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में बात करें, ये आपका कहाँ पे अकर होता है, ये आपका सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में अकर होता है। अब हम लोग जो है टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर का क्या रोल होता है, जैसे ही बेटा हम लोग जो है मेटेलिक कंडक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम लोग मेटेलिक कंडक्शन में आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बेटा तो यहाँ पे आपका कंडक्शन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग आयनिक कंडक्शन के बारे में बात करें तो आयनिक कंडक्शन के केस में क्या होता है बेटा कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या करता है, कंडक्शन भी इंक्रीज करता है। तो मेटेलिक कंडक्शन के केस में क्या होगा कि आपका टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे कंडक्शन के। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग आयनिक कंडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, जो कंडक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज कंडक्टिविटी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को समझेंगे कि आखिर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो वो प्रॉपर्टी जो हमारे सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताती है
कि वेदर हमारी जो सोल्यूशन है वो कंडक्टिंग नेचर की है या हमारी सोल्यूशन नॉन कंडक्टिंग नेचर की है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब हम लोग जो है सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो जनरली हमारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं बेटा, ये आपके कंडक्टिविटी के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं। एक आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और सेकंड आपका क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग जो है एक एक करके समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग जब सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, या हम लोग जो है जब इनको मोल्टन फॉर्म में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं बेटा, अपनी सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो सारे सब्सटेंस आपके क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये डिसोशिएट करते हैं, ये क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आयंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेक नहीं होते हैं, जो जनरली आपके डिसोशिएट नहीं होते। ठीक है, थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। अब जनरली जितने भी हमारे बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सारे के सारे क्या करेंगे, इजीली डिसोशिएट कर जाएंगे और आयंस की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो भी हमारी बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है ये कंडक्टिविटी आपकी वाटर की कंडक्टिविटी से ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जो आपके डिसोशिएट होकर के आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो बेटा कंडक्टिविटी होती है ये वाटर की कंडक्टिविटी के बराबर होती है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो शुगर हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, तो ये सारे सब्सटेंस आपके क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। मीन्स ये क्या करेंगे बेटा, ये डिसोशिएट नहीं होंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये आपके क्या होंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे अब वो किस एक्सटेंट तक की डिसोशिएट कर सकते हैं, मीन्स वो कितना ब्रेक कर सकते हैं, कंप्लीटली ब्रेक कर सकते हैं या पार्शली ब्रेक कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन को देखने जा रहे हैं। तो जनरली हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द नेक्स्ट वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए आपको इसके नाम में ही समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग, तो ये हमारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपके कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं और आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट करते हैं, जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं, ये पार्शियली ब्रेक होते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग जो है इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल को याद करने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी आपके वीक एसिड्स होंगे और वीक बेसेस होंगे ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जैसे आपका कार्बोनिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं बेटा आपके, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करते। तो यहाँ से हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि जो हमारी कंडक्टिविटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस और फॉर्म्ड। तो जितने ज़्यादा आपके आयंस की फॉर्मेशन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी।
तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, इनकी ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिसोशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा आयंस की फॉर्मेशन तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी तो होगी लेकिन कंडक्टिविटी कैसी होगी, बहुत ही लो होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से आप लोग जो है बेटा एक और पॉइंट को समझ लीजिए कि जितने भी हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये किस एक्सटेंट तक की डिसोशिएट करेंगे, इसको हम लोग जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम लोग जो है अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे बेटा, तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अप्रॉक्स 1 होगी। मीन्स यहाँ पे जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, इसकी वैल्यू आपकी 1 होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि जो आपकी बेटा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 होती है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इस टॉपिक में हम लोग जो है ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर जो है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन और आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन और आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है हमारे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा तो जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा तो इसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, कम होगी। सेकेंड हमारा क्या आता है बेटा, टेम्परेचर। तो देखिए जो आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होती है ये क्या करती है बेटा, ये आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके टेम्परेचर के। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बेटा उतना ज़्यादा क्या होगा, आयंस की फॉर्मेशन होगी, और जितने ज़्यादा आयंस की फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए अगर हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है तो हमारी जो कंडक्टिविटी होती है बेटा ज़्यादा होती है, और अगर हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो यहाँ पे कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाती है, कम होती है। तो देखिए बेटा अब हम लोग जो है कंडक्टेंस से रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, उनकी यूनिट्स को देखेंगे, क्योंकि बेटा अगर आपको यूनिट्स के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो वोल्टेज को बेटा हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, और जब हम लोग जो है बेटा प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू IR। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, अगर हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आप सभी लोगों ने क्लास 10th में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और क्लास 12th में अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो अगर हम लोग बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो यहाँ से बेटा जब हम लोग जो है इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो अगेन हमारा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे L हमारी क्या होगी, लेंथ होगी, जिसकी यूनिट क्या होगी आपकी मीटर होगी, और A आपका क्या होगा, एरिया, जिसकी यूनिट आपकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आप किस में मेजर करोगे, ओम में मेजर करोगे।
तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग जो है रेजिस्टिविटी की यूनिट के बारे में बात करेंगे कि आखिर रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो अगर आप लोग जो है फॉर्मूले को याद करो तो हमारे पास फॉर्मूला आया था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो अगर हम लोग जो है रेजिस्टिविटी के फॉर्म में अपने फॉर्मूले को लिखना चाहें तो A आपका इधर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RA अपॉन L। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बेटा, ओम, एरिया आपका मीटर स्क्वायर एंड लेंथ हमारी क्या है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई बेटा, दैट इज ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की बेटा हमारी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस पार्ट में आप लोगों को क्या करना है बेटा, इस पूरे पार्ट में आप लोगों को यूनिट के साथ खेलना है, क्योंकि एट लास्ट में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। और अगर आपको यूनिट नहीं पता होगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सारी यूनिट्स निकलवा दे रहा हूँ और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज कंडक्टेंस, जिसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, जी से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस आपका क्या होता है बेटा, अगर हम लोग कंडक्टेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज द ईज ऑफ करंट फ्लो। तो जितने आसानी से हमारा करंट फ्लो कर जाए दैट इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हमारा जो होता है बेटा, ये हमारे रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब आप लोग देखो अच्छी तरीके से, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंडक्टेंस को हम लोग G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग जो है G को इधर कर दें और R को नीचे भेज दें तो हमारा कंडक्टेंस जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन R के। अब यहाँ से बेटा अगर हम लोग G की यूनिट निकालें तो G इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन R होगा और R की जगह पे हम लोग इसकी यूनिट रखेंगे दैट इज ओम। तो G हमारा क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स। और इस ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं और इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो अगर कंडक्टेंस की यूनिट आपको कहीं ओम इनवर्स दिख जाए तो भी ये कंडक्टेंस की यूनिट है, और कहीं पे अगर आपको साइमन दिख जाए S तो भी ये आपकी क्या होगी, कंडक्टेंस की यूनिट होगी। तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इस इक्वेशन को हम लोग अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं और हम लोगों को पहले से ही पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है R की वैल्यू को अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग जो है अपनी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L अपॉन A। अब ये A आपका ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन L। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगेन हमारे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और एक कांस्टेंट आएगा K, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। तो हमारे पास G का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G इक्वल्स टू K इंटू एरिया अपॉन L। अच्छा, नोट करके आप लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझिए कि हमारा जो सेल कांस्टेंट होता है बेटा, जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग G स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो G स्टार का फॉर्मूला होता है बेटा आपका L अपॉन A। तो जरा आप लोग इस फॉर्मूले को देखिए, हमारे पास क्या गिवन है, G इक्वल्स टू K इंटू एरिया अपॉन L। अच्छा, हम लोग कुछ इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, G इक्वल्स टू K इंटू 1 अपॉन G स्टार। भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप लोग जो है बेटा G स्टार की वैल्यू जो है ऐसे रखोगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। अब इस G स्टार को आप लोग यहाँ पे पुट कर दो तो G इंटू G स्टार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है दैट इज कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये किसके बराबर होता है आपके बेटा, ये आपके कंडक्टिविटी के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए आप लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जिस तरीके से रेजिस्टेंस जो है कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक उसी तरीके से जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो हमारे कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोगों को रेजिस्टिविटी की यूनिट पहले से ही पता है दैट इज ओम मीटर,
अब अगर हमें कंडक्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 1 रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपकी क्या थी, ओम मीटर। अब ये जब ऊपर जाएगा तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा आपकी, दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, साइमन से। तो हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी बेटा, दैट इज साइमन मीटर इनवर्स, या आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो जहाँ कहीं भी बेटा आपको यूनिट दिख जाए साइमन मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आप लोग तुरंत अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हमको किसकी वैल्यू गिवन है, कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है। बिकॉज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे सिर्फ यूनिट पता होनी चाहिए। अगर आपको यूनिट पता होगी और फॉर्मूले पता होंगे तो बड़े आसानी से आप सारे न्यूमेरिकल्स को उड़ा दोगे। तो अब हम लोग जो है अपने लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग जो है आपके ओपन ट्राइंगल से, आपका जो ट्राइंगल है देखिए ओपन है, या आप लोग इसको बोल सकते हो V का जस्ट अपोजिट, उल्टे V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी आपका होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द मोलर कंसंट्रेशन। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी जो होता है हमारा, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपके कंडक्टिविटी और मोलर कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मोलर कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, हम लोग यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन किस तरीके का है, मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जब बात होगी तो आपका कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, हमेशा मोलर कंसंट्रेशन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, K इक्वल्स टू कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। और C हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। और इस मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट आपकी हमेशा क्या रहेगी, मोल अपॉन मीटर क्यूब। तो अगर हम लोग यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट को निकालना चाहें तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। अब कंडक्टिविटी की यूनिट हमारे पास क्या थी, दैट इज साइमन मीटर इनवर्स, और हमारे पास क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, दैट इज मोल पर मीटर क्यूब। अब देखिए मीटर क्यूब ऊपर जाएगा बेटा आपका, जैसे ही ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 + 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू साइमन मीटर स्क्वायर अपॉन मोल, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर कंडक्टिविटी जो आप टॉपिक अभी पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा था वहाँ पे कि जो कंसंट्रेशन होता है हमारा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए हमारे पास क्या था, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या था, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू K/C था बेटा। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, K × 1/C। अब ये 1/C आपका क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए मोलर कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज K × V, जहाँ पे K आपका क्या है, कंडक्टिविटी है, और V आपका क्या है, वॉल्यूम है। तो बेटा अब हम लोग जो है रिलेशन को देख लेते हैं कि जब हमारे कंसंट्रेशन की यूनिट मोल अपॉन मीटर क्यूब होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। लेकिन जब हमारी जो बेटा कंसंट्रेशन की यूनिट है ये मोल पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका जो फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K × 1000/C। और ज़्यादातर बेटा हम लोग जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ये समझ लिया कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसके डिफरेंट फॉर्मूलेस को देख लिया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है मोलर कंडक्टिविटी और जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।